नमस्कार। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे घटना चक्र के तहत जो हिंदी साहित्य की पुस्तक है उसमें जो आदिकाल है उसके प्रमुख प्रवृत्तियां और आदिकाल की चर्चा करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो पहला प्रश्न है आदिकाल के तहत, तो प्रश्न पूछा गया है किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, इन्होंने जो हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल था इसे वीरगाथा काल नाम दिया था। तो इसकी जो व्याख्या है उसे देखते हैं। हिंदी साहित्य के विभिन्न विद्वानों ने प्रारंभिक काल का विभिन्न नाम प्रदान किया था, जो इस प्रकार से हैं। जो डॉक्टर ग्रियर्सन थे, इन्होंने चारण काल इंपॉर्टेंट है। जो मिश्र बंधु थे, इन्होंने प्रारंभिक काल नाम दिया था। इसी प्रकार जो डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त थे, इन्होंने भी आदिकाल को नाम दिया था प्रारंभिक काल। मिश्र बंधु और गणपति चंद्रगुप्त, इन दोनों का एक समान नाम प्रदान किया गया है। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, इन्होंने नाम दिया था वीरगाथा काल। इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। आगे जो राहुल सांकृत्यायन है, इन्होंने नाम दिया था सिद्ध सामंत काल। और जो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, इन्होंने नाम दिया था बीजवपन काल। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा वीरकाल नाम दिया गया था। उसी प्रकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा आदिकाल नाम प्रदान किया गया था। और जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा थे, इनके द्वारा चारण काल या संधि काल नाम दिया गया था। इसे आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है प्रश्न। आगे है आदिकाल के नामकरण से संबंधित कौन सा युग्म अशुद्ध है। तो यहाँ पर जो अशुद्ध युग्म होगा तो वो होगा विकल्प ए। जो बीजवपन काल नाम दिया था आदिकाल को, ये मिश्र बंधु ने नहीं दिया था, अपितु ये दिया गया था महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। बाकी जो शुद्ध युग्म हैं उन्हें देखते हैं। सिद्ध सामंत युग्म, ये नाम दिया गया था राहुल सांकृत्यायन के द्वारा। संधि एवं चारण काल, ये नाम दिया था डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा। और जो वीरगाथा काल था, ये नाम दिया गया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा। इसे याद रखिएगा। हाँ, यहाँ पर आपको बता दूं, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल नाम किसने दिया था। इसे हमने ऊपर पढ़ लिया था और ये नाम दिया गया है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा। सी सही विकल्प होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है 4, हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया। तो सही विकल्प होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा। ए सही विकल्प होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है 5। तो प्रश्न में पूछा गया है आदिकाल को वीरगाथा काल किसने नाम दिया। तो इसे हमने पहले ही पढ़ लिया था, तो ये थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 6, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत युग नाम किसने दिया। तो ये दिया था राहुल सांकृत्यायन के द्वारा। डी सही विकल्प होगा। आगे फिर से प्रश्न रिपीट हुआ है, आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम किसने दिया। तो ये दिया था राहुल सांकृत्यायन के द्वारा। ए सही विकल्प होगा। यहाँ पर से फिर से प्रश्न रिपीट हुआ है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम किसने दिया। तो ये दिया था विकल्प सी, राहुल सांकृत्यायन के द्वारा। अगला प्रश्न है 9। यहाँ पर फिर से प्रश्न रिपीट हुआ। देख सकते हैं यहाँ प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी ही परीक्षाओं में से पूछा गया है। इसे फिर से टीजीटी परीक्षा 2000। चलिए प्रश्न को देखते हैं। आदिकालीन हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल कहने वाले विद्वान का नाम बताइए। तो ये थे विकल्प डी, राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न है 10, आदिकाल को बीजवपन काल नाम किसने दिया। तो ये दिया था आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। सी सही विकल्प होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न देखते हैं 11। तो प्रश्न में पूछा गया है आदिकाल के लिए बीजवपन काल नामकरण किसने दिया। तो सही विकल्प होगा सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। आगे फिर से प्रश्न रिपीट हुआ है, आदिकाल को बीजवपन काल कहा है। तो ये कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। डी सही विकल्प होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न देखते हैं 13। तो प्रश्न में पूछा गया है आदिकाल का वीरकाल नामकरण किसने किया है। तो ये होंगे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी। सी सही विकल्प होगा। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न में पूछा गया है हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया। तो ये प्रश्न फिर से रिपीट हुआ है। तो ये दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा।
बी सही विकल्प होगा। अगला जो प्रश्न है 15, तो प्रश्न में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है। तो सही विकल्प होगा गद्यकाल। जो गद्यकाल है ये नाम आदिकाल का नहीं है। बाकी नाम देखते हैं, वीरकाल, वीरगाथा काल ये भी होगा, चारण काल ये भी होगा और सिद्ध सामंत काल ये भी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 16, तो प्रश्न में पूछा गया है आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया था। तो ये दिया था मिश्र बंधु के द्वारा। बी सही विकल्प होगा। इसी प्रकार गणपति चंद्रगुप्त के द्वारा भी आदिकाल को नाम प्रारंभिक काल ही दिया था। तो चलिए आगे थोड़ी सी व्याख्या है, इसे देख लेते हैं। उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। उपयुक्त जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड था, उन्होंने अपनी प्रारंभिक इसे स्किप कर देते हैं। जो मेन तथ्य उन्हें देखते हैं, जो मिश्र बंधु तथा गणपति चंद्रगुप्त दोनों इनके द्वारा आदिकाल को नाम दिया गया था प्रारंभिक काल। इसे आप याद रखिएगा, इसे स्किप कर दीजिए, इसे कोई काम नहीं है यहाँ पर। आगे है प्रश्न 17, तो यहाँ पर पूछा गया है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए। तो यहाँ पर जो सूची ए में इतिहासकार हैं और सूची 2 में नामकरण है। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, इन्होंने आदिकाल को नाम दिया है वीरगाथा काल, और जो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी है, इन्होंने नाम दिया है आदिकाल, और जो राहुल सांकृत्यायन जी हैं, इन्होंने नाम दिया है सिद्ध सामंत काल, और जो मिश्र बंधु है इनके द्वारा नाम दिया गया है प्रारंभिक काल। आप इसे याद रखिएगा। यहाँ पर सही विकल्प होगा डी। अगला जो प्रश्न है 18, तो इसमें पूछा गया है इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया। यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। सी सही विकल्प होगा। यहाँ पर इसकी थोड़ी सी व्याख्या दी है, इसे देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को इस प्रकार विभक्त किया है। तो जो गद्य का आविर्भाव, इसका समय माना है इन्होंने संवत 1900 से 1925। दूसरा है आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन, प्रथम उत्थान, इसका जो समय माना है संवत 1925 से 1950। और जो तीसरा है गद्य साहित्य का प्रसार, यह है द्वितीय उत्थान, इसका समय माना है संवत 1950 से लेकर 1975। चौथा है गद्य साहित्य की वर्तमान गति, यह है तृतीय उत्थान, इसका जो संवत माना है 1975 से माना है अब तक। इसे आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगला जो प्रश्न है 19, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है। तो जो बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई साहित्य की भाषा थी, तो ये थी पाली। डी सही विकल्प होगा। आगे इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है प्राकृत भाषा के विविध रूप हैं, उनमें पाली, प्राकृत, एक ही समान है, पाली और प्राकृत का संबंध बौद्ध धर्म से या बौद्ध धर्म के ग्रंथों से था, और जो अर्धमागधी का संबंध था ये था जैन धर्म के ग्रंथों से। जहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ वहाँ पर पाली भाषा पहुँची, और जहाँ जैन धर्म का प्रचार हुआ वहाँ पर अर्धमागधी पहुँची। प्राकृत भाषा के साहित्यिक महत्व पूर्व की तुलना में पश्चिम से अधिक प्राप्त हुआ, और उसमें भी विशेष रूप से महाराष्ट्रीय प्राकृत का प्रधान रूप है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला जो है प्रश्न संख्या 20, तो यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है। जो अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना है तो वो है भरतेश्वर बाहुबली रास। सी सही विकल्प होगा यहाँ पर। आगे जो इसकी व्याख्या है इसे देख लेते हैं। अपभ्रंश में रास नामक पहली सरस कृति है भरतेश्वर बाहुबली रास। इसका जो प्रकाशन वर्ष है या रचना काल है 1184 ईस्वी, जिसे विद्वानों ने रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ घोषित किया। प्रश्न बन सकता है कि जो रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है भरतेश्वर बाहुबली रास को। आगे है क्योंकि रास काव्य की सभी प्रवृत्तियों के बीच इसमें प्राप्त होते हैं, साथ ही हिंदी साहित्य के वे ऐतिहासिक विकास की दृष्टि से इस ग्रंथ का बहुत महत्व है। खुमान रासों के 43 छंद प्राप्त हुए हैं। इस काव्य के कवि का नाम तो अज्ञात है, परंतु एक स्थल दलपति विजय शब्द देखकर आलोचकों ने अनुमान लगा दिया कि दलपति विजय के द्वारा ही खुमान रासों का रचना किया गया था। प्रश्न बन सकता है कि जो खुमान रासों के रचयिता कौन हैं, तो जो खुमान रासों के रचयिता हैं तो ये हैं दलपति विजय। आगे है ढोला मारू राह दोहा के कवि कल्लोल हैं। ढोला मारू राह दोहा अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है, ये लोक काव्य दोहा बद्ध है।
और मौखिक परंपरा में सुना या सुनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये प्रश्न भी बन सकता है कि जो ढोला मारूरा दोहा के कवि कौन हैं, तो ये हैं कवि कलोल। अगला जो प्रश्न है 21, अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? जो अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना है तो ये होगी भरतेश्वर बाहुबलीदास। ए सही विकल्प होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 22। प्रश्न में पूछा गया है 11वीं शताब्दी में रचित लोकभाषा काव्य है। तो जो 11वीं शताब्दी में रचित लोकभाषा काव्य है तो यह है ढोला मारूरा दोहा। डी सही विकल्प होगा। इसकी थोड़ी सी व्याख्या यहाँ पर दी है, आप इस वीडियो को पॉज करके इसकी व्याख्या को पढ़ सकते हैं। वीडियो को आगे क्या है, ये पेड व्हाट्सएप ग्रुप है। वन टाइम आपको पेमेंट करनी है और आपको लगातार यहाँ पर स्टडी मैटर मिलता रहेगा। हर दिन यहाँ पर आपको स्टडी मैटर मिलेगा पीडीएफ के तौर पर। जैसे इंपॉर्टेंट पीडीएफ होती है, इंपॉर्टेंट पुस्तकें होती हैं, हिंदी साहित्य मिलेगा, यहाँ पर आपको जीके मिलेगा, करंट अफेयर मिलेगा, जो भी हिंदी साहित्य की परीक्षा को क्रैक करने के लिए जरूरी है वो सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेगी आपको। ठीक है ना, तो ध्यान में रखकर आप इसमें इस जो व्हाट्सएप ग्रुप में एनरोलमेंट ले सकते हैं। यहाँ पर आपको देखिए करंट अफेयर मिलता है, जो डेली न्यूज़पेपर की जो कटिंग होती है वो यहाँ पर आपको दी जाती है। इसकी जो चार्जेस हैं बहुत ही नॉमिनल रखे गए हैं, 199 एक बार आपने पेमेंट करनी है, उसके बाद आपको जरूरत नहीं है इसकी पेमेंट करने की। तो काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है ये भी आपको तैयारी करने के लिए। यहाँ पर आपको जैसे पेड कोर्स वाला मैटर तो नहीं मिलेगा, परंतु बहुत ही कम फीस में यहाँ पर आपको सारी पीडीएफ इंपॉर्टेंट जो भी होती हैं वो आपको यहाँ पर सेंड की जाएगी। हर एक दिन जो लेक्चर मिलता है उसका पीडीएफ यहाँ पर आपको सेंड कर दिया जाएगा। और जो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ रहती हैं, अगर आप लोग तैयारी करें ना एलटीटेट की, इसके लिए भी हम आपको यहाँ पर डेली लेक्चर देते हैं, तो उसका भी लाभ उठा सकते हो और जुड़ सकते हो और अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हो। इसी के साथ यहाँ पर देखिए आप हमारे हार्ड कॉपी नोट्स भी अपने घर मंगवा सकते हो। ये जो हार्ड कॉपी नोट्स हैं काफ़ी महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट साबित हो चुके हैं, क्योंकि जो अधिकतर बच्चे थे एलटी टेट की तैयारी कर रहे थे उन्होंने इसे इस तरीके से पढ़ा और उनके सभी के बच्चों के टेट क्लियर हो चुके हैं। यहाँ पर आपको 1500 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रखे गए हैं हार्ड कॉपी नोट्स पे। अगर मंगवाते हो तो आपके घर पहुँच जाएंगे। एक बार 2-3 बार रिवाइज कर लोगे तो काफ़ी सारे संशय आपके दूर हो जाएंगे और काफ़ी आप प्रिपेयर हो जाओगे परीक्षा के लिए। ठीक है, अगर मंगवाने हैं तो यहाँ पर देखिए नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप के माध्यम से आप इन्हें मंगवा सकते हैं अपने घर में। यहाँ पर कॉल की सुविधा नहीं है, सिर्फ आप व्हाट्सएप कर सकते हो, व्हाट्सएप के माध्यम से ये चीज़ें आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए